A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in the online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with some recitations of Holy Quran. Now, afterwards, we are start today's session on switchgear and busbar arrangements. These are the lectures of Engineer Muhammad Uzair, Assistant Professor, which is now these days on study leave in Australia. And after the permission of him, I got these lecture. So due to his permission, I am sharing his lecture with you guys. So start today's online session with switchgear. Most of the people, including me, are aware with the switchgear. The apparatus used for switching, controlling, and protecting the electrical circuits and equipment is known as switchgear. हम सब तकरीबन ये बात जानते हैं कि स्विच गियर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कंपोनेंट्स और डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि हमारे स्विचिंग एप्लीकेशंस, कंट्रोलिंग एप्लीकेशंस के लिए ऑटो और मैनुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये स्विच गियर्स जो हैं ट्रम डेडिकेट की जाती है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन स्कीम्स के लिए। फर्दर जितने भी इक्विपमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम जो हैं वो लो वोल्टेज इक्विपमेंट्स हैं। अच्छा, सेशन हम कंटिन्यू करें इससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा क्या मेरी आवाज़ को क्लियर आ रही है और स्क्रीन शेयर है? कोई एक मुझे बता दें। यस सर, आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो कंटिन्यू करते हैं। द स्विच गियर इक्विपमेंट इज़ पर्टिकुलरली कंसर्न विद स्विचिंग, जिस तरह मैंने बताया कि स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड इंटरप्टिंग करंट्स आइदर अंडर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में डी की जाती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस वो होती हैं जिसमें हमारा जो वोल्टेज है या करंट है वो अपने नॉमिनल ऑपरेशनल रेटिंग्स में चल रहा होता है, और नॉर्मल रेटिंग उसको भी कहते हैं जिसमें फॉल्ट अक्कर हमारा नहीं होता। एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस उन कंडीशंस को कहा जाता है जिसमें हमारा फॉल्ट की सूरत हाल बन जाती है, फॉल्ट अगर हो जाता है तो वो हमारी एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती हैं। और इनमें अमूमन जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो सर्टेन ऑफ स्पाइक्स के अंदर मिलियंस ऑफ वोल्ट तक चले जाते हैं, और जो हमारे करंट होते हैं वो सर्टेन ऑफ सेकंड्स के अंदर किलो ऑफ एम्पेयर तक चले जाते हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट और डेड शॉर्ट सर्किट करंट्स की रेंज में आते हैं। फर्दर फिर जो हमारे फॉल्ट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल्स होते हैं, जो कि हम इस लेक्चर के लास्ट में भी देखेंगे कि वो क्या होता है। तो उन इस किस्म के नॉर्मल और एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस को ऑटो और मैनुअल के लिए डील करने के इस प्रोसेस को स्विच गियर मैकेनिज्म के ज़रिए डील किया जाता है। फर्दर जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर के हवाले से हम बात करें, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर आर कंप्लीट रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए। When fault occur on any part of the power system, the switchgear must operate to isolate the faulty section from the remainder circuit। यानी कि जो उसकी फॉल्ट से प्री डिटरमिन्ड लेवल पे लगा हुआ होगा, फॉल्ट से पहले लगा हुआ होगा, उसमें वो ऑपरेट कर जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं जी, एब्सोल्युटली सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन पे होने चाहिए। व्हेन फॉल्ट अकर on any section of the power system, the switchgear must be able to discriminate between the faulty section। ये इसको फर्क करना ज़रूरी है आपके स्विच गियर को कि फॉल्टी सेक्शन क्या है एंड दी हेल्दी सेक्शन, और हेल्दी सेक्शन क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपके अगर एक मेन सर्किट ब्रेकर से दो सर्किट ड्राइव हो रहे हैं, एक मेन सर्किट ब्रेकर से दो सर्किट ड्राइव हो रहे हैं, और वो दोनों सर्किट भी सर्किट ब्रेकर के ज़रिए रिले ऑपरेशन के ज़रिए ऑपरेट हो रहे हैं, जिनके अंदर प्रोटेक्शन स्कीम, प्रोटेक्शन रिलेज लगी हुई हैं। अब इन दोनों के हम नाम दे देते हैं जी। जो सर्किट दो हैं वो नंबर 1 और नंबर 2।
नंबर 1 सर्किट के ऊपर अगर फॉल्ट अगर होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर नंबर 2 पे फॉल्ट अगर नहीं है तो उसका ब्रेकर ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो जो हेल्दी हमारा सर्किट है प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर, ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि जो सेक्शन फॉल्ट अगर जिसमें हुआ है सिर्फ वही इंटरप्ट हो, वो सेक्शन जिसके अंदर फॉल्ट अगर ना हुआ हो वो इंटरप्ट ना हो, तो ये चीज़ बेहतर रहेगी। वरना अगर पूरा का पूरा सिस्टम आपका ऑफ कर दिया जाए, ट्रिप हो जाए, तो ये मुश्किल बात होगी और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी quick operation. When fault occurs on any part of the power system, the switchgear must operate quickly so that no damage is done to generators, transformers and other equipment by short circuit. और जब आपके सेक्शन में कोई फॉल्ट अकर होता है तो आपके स्विच गियर ऑफ ऑपरेशन को इतना क्विक होना चाहिए कि वो डैमेज से, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या किसी भी लेवल का शॉर्ट सर्किट हो, उसमें क्विक ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए, एक परमिसेबल लिमिट तक तो डिले हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले ना हो उसमें जो कि फॉल्ट को सिस्टम के अंदर लेकर आ जाए। तो आपकी इससे प्रिवेंशन हो जाती है जनरेटर, ट्रांसफार्मर और फर्दर इक्विपमेंट्स की जो कि शॉर्ट सर्किट से डैमेज हो सकते हैं। नंबर 4 पे आता है प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो स्विच गियर मस्ट हैव प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। तो स्विच गियर के अंदर ये ऑपरेशन भी होना चाहिए कि वो ऑटो पे तो काम कर जाए, लेकिन अगर आपने स्विच गियर को मैनुअली ऑपरेट भी करवाना है तो वो उसके लिए भी ऑफ हो जाए। ये बिल्कुल सिंपल, इस सिनेरियो से भी आप समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ एबनॉर्मल चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। मतलब ये है कि आपकी जो डिवाइस है वो कंटिन्यूसली स्विच हो रही है ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन की तरफ। तो इस स्विचिंग के नतीजे में सर्किट ब्रेकर जो है मिसाल के तौर पे आपकी इस डिवाइस को ऑफ नहीं करवा रहा, ट्रिप नहीं करवा रहा, ठीक। तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो सकता है जिसके नतीजे में आपका सिस्टम एबनॉर्मली बिहेव कर रहा हो, लेकिन आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप ना हो रहा हो या फिर प्रोटेक्शन स्कीम काम ना कर रही हो। तो उसके नतीजे में होता यह है कि आप इस तरह के प्रोविज़न कंट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं मैनुअली, जिसके अंदर ये चीज़ें भी फुलफिल हो जाती हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं गाइड कर दूँगा। कोई अगर टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो पूछ लें, प्रीवियस सेशन से रिलेटेड वो भी मैं रिपीट कर दूँगा। कोई अब तक सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लें, नहीं तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो स्विच गियर मस्ट हैव द प्रोविजन मैनुअल कंट्रोल होना चाहिए उसमें, क्योंकि ऑटो के ऊपर तो वो ऑफ होगा ही, लेकिन बाज़ वक़्त हमारे कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें हमें अपने सिस्टम को, डिवाइस को ऑटो पे नहीं बल्कि मैनुअल पे ऑफ करना पड़ जाता है। इमरजेंसी कुछ बट इमरजेंसी कंट्रोल के तौर पे ऑफ करना पड़ जाए, इमरजेंसी ऑफ जिसे कहते हैं, कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करना पड़ जाए, तो इसके लिए वो ऑटो पे ऑफ करवाना उसको तो एक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऑटो पे तो वो तब ऑफ होगा जब उसके ऊपर फॉल्ट अगर होगा। और अगर आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या मैनुअल ऑपरेशन के तौर पर सिस्टम को ऑफ करवाना है तो उस मकसद के लिए आपने अपनी डिवाइस को मैनुअल प्रोविजन ऑफ कंट्रोल का ऑप्शन भी स्विच गियर में होना चाहिए। वरना होगा उससे ये सिस्टम सिर्फ ऑटो पे ही काम करेगा, मैनुअल पे नहीं होगा। जबकि ये प्रोविजन तकरीबन हर स्विच गियर में दिया जाता है कि वो ऑटो पे भी काम करे और मैनुअल पे भी काम करे। नंबर 5 पे हम आते हैं, प्रोविजन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट का प्रोविजन इसमें होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रोविजन फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें होने चाहिए, सच एज सीटीज होने चाहिए, पीटीज होने चाहिए, एम मीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर मीटर। और ख़ास तौर पे इन सारी टर्म्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं एक ही मीटर जिसका नाम है जी एनर्जी मीटर, और इसको एक टर्म में हम कहते हैं एनर्जी एनालाइजर। तो ये स्विच गेट के साथ एनर्जी एनालाइजर, एनर्जी मीटर या फिर फर्दर सी टी पी टीज़ के ज़रिए से जो एम मीटर, वोल्ट मीटर लगे होते हैं, ये दीगर पैरामीटर्स को भी बताते हैं। और एनर्जी मीटर, एनर्जी एनालाइजर एक ही इंडिविजुअल मीटर होता है जो आपको डायरेक्टली ये बता देता है कि कितना करंट, वोल्टेज फेस टू फेस, फेस टू न्यूट्रल, वोल्टेज करंट इंडिविजुअली एंड पावर फैक्टर, फ्रिक्वेंसी और जितने भी दीगर पैरामीटर्स हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रोविजन के तौर पे। ओके जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा।
नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस स्विच गियर इक्विपमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो स्विचेस आपके क्या होते हैं? A switch is a device which is used to open or close an electrical circuit in a convenient way. Convenient तरीके से उसको वो ऑपरेट करता है, डील करता है। It can be used under full load और no load conditions पे ये काम करता है, but it cannot interrupt the fault currents. लेकिन ये fault currents को interrupt नहीं करता। The switches may be classified into contactor, जिसके अंदर होते हैं ये जो switches है, contactor एक स्विच के तौर पे काम करता है। एयर ब्रेक स्विच के तौर पे जो आपके एयर ब्रेक स्विच होते हैं, जिस तरह एयर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, तो ये एयर के अंदर कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करते हैं, ठीक है। आइसोलेटर्स आपके होते हैं एंड डिसकनेक्टिंग स्विच आपके होते हैं। ये सिंपल सा एक स्विच होता है जो कि जस्ट सिस्टम को आइसोलेट कर देता है। ये आपके सबस्टेशंस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशंस के अंदर लगे हुए होते हैं, जो सिस्टम को आइसोलेट, उसके नाम से ही ज़ाहिर है, आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 4 पे जी ऑयल स्विचेस। ऑयल स्विचेस के बारे में कोई बताए अगर कुछ आइडिया है किसी को? ऑयल स्विचेस क्या होते हैं हमारे? एनीवन ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट ऑयल स्विचेस? व्हाट आर ऑयल स्विचेस? किसी को कोई आइडिया इसके हवाले से हो अगर? ऑयल स्विचेस जो हमारे होते हैं, इसमें एक मीडियम ऑयल होता है जिसके अंदर हमारे पावर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपस में ओपन और क्लोज करते हैं, और ऑयल के मीडियम होने की वजह से, ऑयल के प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इमर्स होने के नतीजे में जब कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर आर्किंग, स्पार्किंग, फायर की कॉज नहीं होती, और उसके बगैर ही आपकी स्विचिंग ऑन ऑफ की हो जाती है। और ये एक अच्छी प्रिवेंशन है फ्रॉम दी एज अ सेफ्टी हजर्ड के तौर पे जो ऑयल स्विचेस आपके होते हैं। तो ये 4 किस्म के स्विचेस के बाद हम आगे चलते हैं जो कि आपके फ्यूजेस कहलाते हैं। अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर और थिन स्ट्रिप which melts when excessive current flows through it। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट इससे फ्लो होने लगता है तो आपका स्विच जो है वो मेल्ट हो जाता है, यानी इसमें जो स्ट्रिप लगी हुई होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, या फिर स्पार्क के नतीजे में वैनिश हो जाती है। इसके इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट की जो स्ट्रिप होती है, ये जिसको केबल भी कहते हैं, जिसको कंडक्टर भी कहते हैं। एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर सफिशिएंट टाइम। इट इज इंसर्टेड इन सीरीज विद दी सर्किट टू दी प्रोटेक्शन। अच्छा, ये सीरीज में लगता है, ध्यान रखें। वैसे तो सर्किट ब्रेकर भी सीरीज में लगता है, कॉन्टैक्टर भी सीरीज में लगता है, लेकिन बाकी इक्विपमेंट्स के अंदर जैसे कॉन्टैक्टर ट्रिप नहीं होता। ये ट्रिप कैसे होता है? अपने आप को ये वैनिश कर लेता है, अपने अंदर जो कंडक्टर लगा हुआ है उसको वैनिश कर लेता है, मेल्ट कर लेता है, तो उसके नतीजे में आपका सिस्टम आइसोलेट हो जाता है और ऑफ हो जाता है। तो फ्यूज़ एज अ आइसोलेटर के तौर पे काम करता है और उसको रीयूजेबल भी बनाया जा सकता है। कंटिन्यू करते हैं आगे। स्विच गियर इक्विपमेंट्स के अंदर फर्दर हमारा एक और एस्पेक्ट है जो कि सर्किट ब्रेकर के ऊपर है। अ सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइंड टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कॉज बाय ओवरलोड के नतीजे में ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। और शॉर्ट सर्किट, इट्स बेसिक function is to detect a fault condition and interrupt current flow. Their advantage over fuse is that they are restable, यानी इसको दोबारा से काम में लाया जा सकता है। ठीक, जैसे कि आपका जो फ्यूज़ है उसको दोबारा से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म जो लगा हुआ है एक सिंपल स्ट्रिप बेस है, कंडक्टर बेस है, जो कि मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें स्विच गियर के इक्विपमेंट के अंदर जो कि सर्किट ब्रेकर का है, सर्किट ब्रेकर को आप दोबारा से रीस्टेबल बना सकते हैं ड्यू टू इट्स मैकेनिज्म। सर्किट ब्रेकर को के मैकेनिज्म, जैसे ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ये आपका MCCB है, मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, और जो ये वाला सर्किट ब्रेकर है वो आपका MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है लेकिन ये सिंगल पोल है और ये डबल पोल है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका कॉन्टैक्ट टर्मिनल लगा हुआ है जो कि स्टेशनरी कॉन्टैक्ट के तौर पे कहलाता है, और ये इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है। ठीक, तो मूविंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ, स्टेशनरी कॉन्टैक्ट से होता हुआ आपका मैकेनिज्म स्विच के जरिए से उसे लेज करता है। लेज करते हुए यहाँ क्लच मैकेनिज्म ऑपरेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्ट्रिप के ज़रिए से ये कॉन्टैक्ट आपका टर्मिनल जो कि बॉटम में आपकी इनकमिंग लाइन यहाँ से कनेक्ट होती है ऑपरेट होता है। जैसे ही ओवर करंट प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है या जो बायोमेग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, 2-3 ऑपरेशन है और डबल स्प्रिंग मैकेनिज्म भी बाज़ पल्स ब्रेकर्स में लगा हुआ होता है। कुछ सोफिस्टिकेटेड किस्म के MCB सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं जिनके अंदर ये फीचर भी अवेलेबल होता है। तो उनके नतीजे में जब इसकी ये चीज़ फुलफिल होती है तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। लेकिन बहरहाल ये सर्किट ब्रेकर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप होती है इसके अंदर इतना करंट एक्सेसिव अमाउंट का जब आता है ओवरलोडिंग के नतीजे में तो ये ट्रिप करता है। उसके मुताबिक इसकी नॉमिनल रेटिंग्स होती हैं कि अगर आप उससे ऊपर लेके जाएंगे जो कि उसके ओवर करंट रेटिंग में आएगा तो ही सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड सर्किट ब्रेकर इस तरह से काम कर रहा होता है। फर्दर यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट वर्सेस ओवरलोड। तो अगर आप उसको देखें तो हम ये जानते हैं कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में एक बेसिक और एक मेन डिफरेंस होता है जो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Whenever a fault occur on a network such that a large current flows, जब भी हम फॉल्ट करंट की बात करते हैं तो उसमें लार्ज करंट, इनॉर्मस करंट गुजरता है जो किलो ऑफ एम्पेयर्स तक होता है। और अगर हम बात करें आपके MV या HVAC की साइड पर तो इसके अंदर मेगा ऑफ एम्पेयर तक करंट भी बाज़ वक़्त गुजर जाता है। सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन के एस्पेक्ट से हम बात करें तो लार्ज करंट फ्लोज इन वन और मोर फेजेस, a short circuit is said to have occurred। तो शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये चीज़ अकर होती है। When a short circuit occurs, शॉर्ट सर्किट जब अकर होता है तो वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट इज रिड्यूस। तो जो आपका वोल्टेज होता है फॉल्ट पॉइंट पर वो रिड्यूस हो जाता है टू ज़ीरो की तरफ। एंड करंट ऑफ एबनॉर्मली हाई मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू द नेटवर्क टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट। तो इसके नतीजे में जब आपका फॉल्ट शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट इज रिड्यूस, फॉल्ट पॉइंट पे रिड्यूस हो जाता है वोल्टेज। और जब वोल्टेज आपका रिड्यूस होता है तो करंट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में हाई हो जाता है दैट फ्लोज थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पॉइंट ऑफ फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट करंट के अंदर सबसे बड़ी एक खूबी कह लें या खासियत कह लें वो ये होती है कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज जीरो हो जाता है। जिसका वोल्टेज जीरो हो जाता है उसका एम्पेयर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मली हाई एम्पेयर लेवल पे पहुंच जाता है। Now moving towards the third paragraph, an overload means that loads greater than the design values have been imposed on the system. Under such conditions, the voltage at the overload point may be low but not zero। तो जब आपका ये ओवरलोड, खास तौर पे हम बात करें ओवरलोड के रीजन में, तो ओवरलोड में होता ये है कि वैल्यूज हैव बीन इम्पोज ऑन द सिस्टम अंडर सच कंडीशन द वोल्टेज एट द ओवरलोड पॉइंट मे बी लो। तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो आपका लो हो जाता है बट नॉट ज़ीरो, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होता। तो यही एक मेन फ़र्क है शॉर्ट सर्किट में और ओवरलोड के अंदर। अच्छा, इन दोनों सूरतों में आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप करना चाहिए। अच्छा, स्विच गियर में हम बात कर रहे थे। स्विच गियर में जो एक बेसिक नेसेसरी चीज़ है जिस सर हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं ओवर करंट रिले के अंदर। तो ये मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। सबसे पहले जो इक्विपमेंट स्विच गियर के हमने पहले पढ़ा था वो सर्किट ब्रेकर था। और उसके बाद जो है फर्दर हम रिलेज की तरफ आ गए। रिले इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द फॉल्ट and supplies information to the brake for circuit interruption. It can be divided into three parts: the primary winding of the circuit current transformer, जो कि आपका CT कहलाता है। तो अगर आप देखें तो बस बार के ज़रिए से सर्किट ब्रेकर के ज़रिए होती हुई जो लाइन जा रही है CT में से, तो ये कंडक्टर जो गुजर रहा है CT में से, इस कंडक्टर को हम प्राइमरी कहते हैं। और CT इटसेल्फ की जो कॉइल है वो सेकेंडरी कहलाती है, जो रिले कॉइल से ऑपरेट करवाती है और ट्रिपिंग मैकेनिज्म को डील करवाती है। ट्रिपिंग मैकेनिज्म ये इससे रिलेटेड होता है, मतलब जैसे ही डिटेक्ट होगा तो ये फंक्शन इसको नॉर्मली ओपन तक क्लोज कर देगा। क्लोज करने के बाद ट्रिपिंग मैकेनिज्म से ये सर्किट ब्रेकर जो आपका नॉर्मली क्लोज होता है उसको ओपन करवा देता है। ठीक है, जब करंट गुजरता है नॉर्मल ऑपरेशन में गुजरने के लिए ये क्लोज हो जाता है।
जब ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऑपरेट होता है तो क्लोज ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिले काम करती है। इट कनेक्टेड इन द सीरीज with the circuit to be protected. Now moving towards the point number 2, the second circuit is the secondary winding of CT. Secondary winding कौन सी है? Primary से गुजरने वाला कंडक्टर, secondary CT की खुद की coil connected to the relay operating coil. The third circuit is the tripping circuit, which consists of a source of supply, trip coil of circuit breaker and stationary contacts of relay. Now moving further, बस बार अरेंजमेंट्स। तो ये भी एक स्विच गियर इक्विपमेंट का मेन एसेंशियल पार्ट होता है जो कि बस बार अरेंजमेंट कहलाती है। अच्छा, इस यहाँ से जो ऑनवर्ड सेक्शन है इसमें हम बस बार की अरेंजमेंट देखेंगे, बस बार की टाइप देखेंगे और बस बार किस तरीके से गुजारी जाती है उस पर बात करेंगे। बस बार इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इन अ generating or receiving station on which power is concentrated for distribution। तो पावर जो है आपकी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती है, क्योंकि सेंडिंग टूवर्ड रिसीविंग से गुजर के जा रही होती है। बस बार्स आर कॉपर की भी होती है और एल्यूमिनियम की भी होती है। ठीक है, बस बार सिल्वर की नहीं होती, क्योंकि सिल्वर चांदी को कहते हैं। तो बस बार जो होती हैं आपकी कॉपर की होती हैं, जो कि दैट इज़ हाईली एक्सपेंसिव, एंड एल्यूमिनियम की होती हैं, दैट इज़ द चीपर वन। रॉड्स कहलाती हैं एंड थिन वॉल्ड ट्यूब्स भी कहलाती हैं। तो ये दो तीन तरह की कैटेगरी होती हैं। एक तो रॉड्स होती हैं, एक चपटी बस बार्स होती हैं। चपटी जो कि बस बार के अरेंजमेंट होती हैं नॉर्मली, एक रॉड शेप में होती है, और एक थिन वॉल्ड ट्यूब्स शेप की होती हैं दैट ऑपरेट एट कांस्टेंट वोल्टेज, जो कांस्टेंट वोल्टेज में काम करती हैं। अच्छा, बस बार की जो अरेंजमेंट जो पट्टों के तौर पे चलती है ना, पट्टे समझते हैं बस बार के, मैं दिखाऊँ अगर आप। तो ये जो बस बार होती है ये आपकी एलवी में बस बार चलती है। ठीक है, ये होल्स देख रहे हैं, इसमें होल हुए भी होते हैं, यहाँ से वायर जंप करते हैं, जंप होती हैं वायर्स। ये भी देख लें, ये भी एलवी में बस बार चलती हैं। तो एलवी में इस तरह पट्टों में चलती है, पट्टे कहलाते हैं, ये पट्टे कहते हैं इन्हें। ठीक है, एंड तो ये बस बार होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये भी होती हैं जो कि कलर कोडिंग बेस होती हैं, इन पर फिर दूसरी चलाई जाती हैं, और रेड येलो ब्लू के एस्पेक्ट्स में आती है। फिर ये ग्रीन की भी चलती हैं और फिर न्यूट्रल की भी चलती है। तो ये बस बार्स आपकी कहलाती हैं। इसकी टाइप्स पे हम बात कर रहे थे। तो बस बार अरेंजमेंट जो आपकी होती है वो सिंगल बस बार अरेंजमेंट होती है। सिंगल बस बार अरेंजमेंट विद बस सिंक्रोनाइजिंग के साथ होती है। मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट होती है। डबल बस डबल ब्रेक अरेंजमेंट होती है। सेक्शनाइज्ड डबल बस अरेंजमेंट होती है। 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट होती है। रिंग वेन अरेंजमेंट होती है। मैश अरेंजमेंट होती है, जो कि बस बार की मेन एसेंशियल अरेंजमेंट्स कहलाते हैं। सो अब फर्दर यहाँ पर हम आते हैं, जो कि हम बेसिक लेवल पे इसको डिस्कस करते हैं। तो सिंगल बस बार सिस्टम विद फंक्शनलाइजेशन, जो अभी हमने देखा भी, पढ़ा भी कि गूगल पे अवेलेबल है ये। एंड डुप्लीकेटेड बस बार सिस्टम भी होते हैं। डुप्लीकेटेड मीन्स उसमें प्रोविजन दिया जाता है और लोड को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करके गुजारा जाता है। नहीं, ग्राउंड के लिए ब्रास की बस बार इस्तेमाल नहीं होती। ब्रास की बस बार तो नहीं होती है वो। ब्रास असल में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर बस बार रखी जाती हैं। ठीक है, तो ग्राउंड के अंदर से भी आपका शॉर्ट सर्किट करंट गुजरता है, उसकी प्रिवेंशन के लिए आपको लगानी पड़ती है ग्राउंड की भी बस बार। अच्छा, इसका साइज़ जो है वो नॉमिनल ऑपरेशन में गुजरने वाली बस बार के साइज़ के बराबर नहीं होता, बल्कि ये नॉमिनल बस बार के साइज़ के मुकाबले में ट्वाइस टाइम लेसर होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने
बस बार लगाई हुई है 20/100 की। 20/100 आपका मैं बता रहा हूँ उसका एरिया, जो कि mm² में चल रही होती है। तो अगर आपका ये पट्टा बस बार का चल रहा है रेडियल ब्लू में, डबल बस बार या 3 लेवल ऑफ बस बार के 3 पट्टे चल रहे हैं, तो उसके मुकाबले में जो आप इस्तेमाल करेंगे ग्राउंड की बस बार, तो उसका साइज़ जो कहलाएगा होगा वो 20/5 ही कहलाएगी, या 20/5 ही कहलाएगी। तो 20/5 mm² से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट एब नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो ये साइज़ है। इसी तरीके से न्यूट्रल के अंदर से गुजरने वाला जो आपका करंट होगा, या न्यूट्रल के अंदर से गुजरने वाला जो बैक करंट कह लें, रिमेनिंग करंट कह लें, या रिटर्न पाथ कह लें, तो वो भी उसका साइज़ भी ग्राउंड का और न्यूट्रल के तकरीबन नहीं, सॉरी, नॉमिनल कंडक्टर के मुकाबले में उसका ये कह लें 70% होती है, जो न्यूट्रल की बस बार का साइज़ होता है। ठीक, अगेन मैं उसकी अगर एग्जांपल लूँ, तो अगर 100/20 का साइज़ चल रहा है mm² के अंदर बस बार का, तो जो न्यूट्रल के अंदर साइज़ चलेगा वो 50/20 का चलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल से अमूमन जो ये साइज़ होता है वो तकरीबन कम रखा जाता है, लेकिन कंडक्टर जो फेजेस के होते हैं ख़ास तौर पे बस बार के, तो उनका साइज़ जो है वो ज़्यादा रखा जाता है। तो फर्दर मोर इसे कंटिन्यू करते हैं। ब्रास के बारे में मैंने बता दी, ब्रास तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर बस बार्स रखी जाती हैं। ठीक है, हैंग की जाती हैं, माउंट की जाती हैं। तो बस बार ब्रास के नहीं होती हैं, क्योंकि बस बार के लिए कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आपका जो ब्रास है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। जब फर्दर मोर बस बार सिस्टम के ऊपर हम आते हैं, तो सिंगल बस बार की बात करते हैं। तो सिंगल बस बार अगर आप देखें, तो इसके स्ट्रक्चर से ही आपको आइडिया जाए, जो कि सिंगल लाइन डायग्राम है। हमारे दो यहाँ पे जनरेटर सिस्टम, जो कि सर्किट ब्रेकर से होते हुए आइसोलेटर के जरिए से होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फर्दर वो सिंगल बस बार पे ज्वाइंट हो रहे हैं। सिंगल बस बार पे जब वो ज्वाइंट हो रहे हैं, तो यहाँ से सिंगल सर्किट्स आपके ड्राइव हो रहे हैं। सिंगल सर्किट जो कि सर्किट ब्रेकर के हैं, वो यहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। फर्दर ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे हुए हैं, और उससे ये चीज़ ड्राइव हो रही है। अब ये सर्किट सोफिस्टिकेटेड लेवल पे आपको ये नज़र तो आ रहा है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होती हुई नज़र भी आ रही है आपको, कि आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, ट्रांसफार्मर है, और यूटिलाइजेशन एट द एंड लेवल पे आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज़र के एंड पे डिस्ट्रीब्यूटिंग लेवल पे मिल जाएगी। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। हम उस पर बात करेंगे। हम सिंगल बस बार सिस्टम हैज़ बीन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल डिसएडवांटेजेस, दैट इज द बस बार कैन नॉट बी क्लियर रिपेयर टू टेस्ट इट विदाउट दी डी एनर्जाइजिंग द होल सिस्टम। तो अगर आपको सिस्टम में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है, या दीगर मसले मसाइल करना है, रिपेयर करना है, तो आपको सिस्टम को ऑफ करना पड़ेगा, और इसके साथ वाला जो लोड है ना, उसको ड्राइव आप नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का लोड जो कि यहाँ के यूज़र ऑफ द एंड, लेट से यहाँ पे एक पूरा इलाका है जो कि नाजाबाद नंबर 4 का है ना ये पूरा, तो अगर ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए आपको बस बार को बंद करना पड़ गया, या टेस्टिंग मैकेनिज्म रिपेयर के लिए इसको बंद करना पड़ गया, तो यहाँ के यूज़र सफ़र करेंगे जब तक ये रिपेयर नहीं हो जाता। तो इसके अंदर प्रोविज़न नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि यूज़र आपके सफ़र ना करें उस मकसद के लिए। तो इसलिए एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। Now moving towards the point number 2, if a fault occurs on the bus bar itself, there is a complete interruption of supply. Fault अगर होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ fault अगर हो गया, तो आपका जो जनरेटर है लेट से, या फिर बस बार में फॉल्ट अगर हो गया, तो पूरी बस बार बंद करनी पड़ जाएगी। सर्किट ब्रेकर यहाँ से बंद करना पड़ जाएगा पूरा आपको। तो ये पूरे के पूरे जितने भी यूज़र होंगे ना, नाजाबाद नंबर 4 नंबर, नाजाबाद नंबर 6, नाजाबाद नंबर 1, ये सब के सब ड्राइव सफ़र करेंगे यहाँ से। तो इसलिए एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है सिंगल बस बार के लिए। Now moving towards the point number 3, any fault on the system is fed by all the generating capacity resulting in very large fault. तो इससे होगा ये कि जब आपका इस तरह के फॉल्ट अगर हो गया सिस्टम में, तो जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो रिजल्टिंग इन वेरी लार्ज फॉल्ट के तौर पे डील करेगी, और फिर आपके यूज़र जो हैं इससे सफ़र करेंगे। तो सिंगल बस बार का जो सोल्यूशन है सिस्टम के लिए, वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। सो सिंगल बस बार सिस्टम विद फंक्शनलाइजेशन, तो इसमें अगर हम फंक्शनलाइज कर दें, मिसाल के तौर पर ये कपलर लगा दें, देख रहे हैं ये सर्किट ब्रेकर, ये एक बस कपलर कहलाता है। तो ये इसको भी आप कनेक्ट यहाँ से अगर कर देते हैं, तो होगा ये
कि आपके सिस्टम को अगर यहाँ से ड्राइव करना है ना, जैसे ये सिस्टम ड्राइव करना है लेकिन आपके जनरेटर्स में फॉल्ट आ गया या बस बार के सिस्टम में फॉल्ट आ गया, तो आप यहाँ से देते हो इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ से उसको ड्राइव कर सकते हैं, तो इस तरीके से उसको फुलफिल कर सकते हैं। Now moving towards the paragraph in large generating stations where several units are installed. मतलब ये देख रहे हैं बहुत सारे several units installed and it is a common practice to functionalize the bus to that fault on any section of the bus bar will not cause complete shutdown. इसके एडवांटेजेस भी हैं जो कि सिंगल बस बार फंक्शनलाइजेशन के अंदर, if fault occurs on any section of bus bar, that section can be isolated without affecting the supply to other sections. Lower fault current compared to unsuctionalized bus bar, repairs and maintenance of any section of the bus bar can be carried out by de-energizing that section only. तो आपको करना ही होगा कि दैट सेक्शन पर्टिकुलरली डी एनर्जाइज करते हुए सेक्शन को आप रिपेयर मेंटेनेंस की तरफ लेके जाते हुए उसको कर देंगे, और उसके यूज़र हैं उसको आप फर्दर इसे एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं कि आप पर्टिकुलरली अगर आपके बस बार में फॉल्ट हो गया तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, इसीलिए सिंगल बस बार एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है बने तो इसके कि आप डबल बस बार इस्तेमाल करें, तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इसके बहरहाल एडवांटेजेस ज़रूर हैं, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ज़रूर है, लेकिन चीपेस्ट मेथड ज़रूर है कह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़र आपका एंटरटेन नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगल बस बार नेटवर्क है। आइदर आपने इसमें फंक्शनलाइजेशन को भी इस्तेमाल कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी डुप्लीकेट बस बार सिस्टम की ओर बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इफ़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज़ टू बी कैरिड ऑन द मेन बस बार, और अगर आपकी रिपेयर मेंटेनेंस हो रही हो मेन बस बार पे, द एंटायर लोड कैन बी ट्रांसफर्ड टू दी स्पेयर बस, तो जितना भी आपका इंटायर लोड है वो स्पेयर बस के ऊपर चला जाएगा कि अगर आपकी मेन बस से जो लोड ड्राइव हो रहा है उसमें कोई मेंटेनेंस का इशू आ गया या फिर उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए बंद करना पड़ गया, तो आपके यूज़र को मेन बस बार से सप्लाई देने की बजाय आपके यूज़र को प्रोविजन लेवल के ऊपर स्पेयर के नेटवर्क से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उससे होगा फ़ायदा ये कि आपको डबल सर्किट नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी की जो इंटरप्शन है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके एडवांटेजेस हमसे बात करते हैं। इफ़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज़ टू बी कैरिड ऑन द मेन बस, द एंटायर लोड कैन बी ट्रांसफर टू द स्पेयर बस, जितना भी आपका लोड है वो स्पेयर बस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। द टेस्टिंग ऑफ फीडर सर्किट ब्रेकर्स कैन बी डन बाय पुटिंग देम ऑन स्पेयर बस बार, thus keeping the main bus bar undistributed. If a fault occurs on the bus bar, the continuity of only to the circuit can be maintained by transferring it to the other bus bar, जो कि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ भी मजीद है जो कि आप शिफ्ट कैसे करते हैं अमूमन, तो पूरा का पूरा लोड यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, या फिर आपको अगर मेन बस बार और स्पेयर बस बार, यहाँ मिसाल के तौर पे समर के अंदर जो है आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप करते ही हैं कि एक प्रोविज़न और भी रखते हैं स्पेयर बस बार के अंदर और मेन बस बार के अंदर, इसके साथ ही साथ इन दोनों को बस कपलर के ज़रिए से ज्वाइन कर देते हैं, यानी सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से इनके आइसोलेटर्स लगे हुए हैं अगर आप देखें, तो ये आइसोलेटर के ज़रिए से इन दोनों सर्किट ऑफ मेन और स्पेयर को आपस में ज्वाइन कर देते हैं बस कपलर के ज़रिए। फिर होता ये है काफ़ी हद तक जो लोड मिसाल के तौर पे ये वाले दोनों लोड हैं वो आ जाते हैं मेन बस बार पे, और ये वाले जो दोनों लोड हैं वो आ जाते हैं स्पेयर के बस बार की, और इस तरह से लोड आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लोड मेन और स्पेयर बस बार में। और उसका फ़ायदा हमें ये होता है, इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा ओवरबर्डन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्शियल लेवल्स के ऊपर, एक बस बार और दूसरी बस बार के ऊपर, तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो डुप्लीकेट बस बार को इस्तेमाल करने के सिस्टम के हमने फ़ायदे डिस्कस किए। फर्दर मोर हम बात करते हैं जो फॉल्ट होते हैं हमारे कैटेगरी वाइज, जो कि ऑलरेडी मेजॉरिटी तकरीबन इसके बारे में जानती है और हम भी इसे डिस्कस करेंगे। फॉल्ट इन पावर सिस्टम। अ फॉल्ट अकर when two or more conductors
that normally operate with the potential difference come incorrect with each other. These faults may be caused by sudden failure. तो ये जो फॉल्ट अगर होते हैं इनकी वजूहत क्या होती हैं, इनके कॉज क्या होते हैं? तो सडन फेलियर ऑफ पीस ऑफ इक्विपमेंट, बाज हमारे कुछ पीस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं उनके सडन फेलियर के नतीजे में ये चीज़ फुलफिल हो जाती है, या एक्सीडेंटल डैमेज और शॉर्ट सर्किट के नतीजे में इस तरह का फॉल्ट अकर हो जाता है। एक्सीडेंटल डैमेज से मुराद ये है, अब सबसे पहले तो सडन फॉल्ट की बात कर लें। सडन फॉल्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट मतलब ये होता है कि आपका कोई ग्रिड स्टेशन का ट्रांसफार्मर जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो ओवरलोड ओवर बर्डन पे आ जाए, या वो ओवर हीटिंग के ऊपर चलने लग जाए, या उसके इंटरनल फॉल्ट क्रिएट हो जाए उसके अंदर, तो उस ट्रांसफार्मर कॉज ऑफ फायर के नतीजे में डैमेज क्रिएट हो जाएगा और उनकी वाइंडिंग्स आपस में जल के मिल जाएंगी, जिससे हम कहेंगे कि इसमें सर्टन फेलियर के नतीजे में फॉल्ट क्रिएट हो गया इक्विपमेंट के अंदर। ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, या आपके ट्रांसफार्मर्स हो गए, तो इनके अंदर कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस के नतीजे में शॉर्ट सर्किट अकर होते हैं, जिनसे ये फॉल्ट आपके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी बाज़ औक़ात कैटेगराइज हो जाते हैं। फर्दर मोर इसमें एक्सीडेंटल डैमेज और शॉर्ट सर्किट की हम बात करें, एक्सीडेंटल डैमेज ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन है और तूफ़ानी हवाएं आपकी चल गई हैं इलाकों में, तो उससे तारें जो ट्रांसमिशन लाइन की होती हैं उनमें सैग होता है, तो वो आपस में मिल जाती हैं, और जब वो आपस में मिल जाती हैं तो उनके नतीजे में शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है, तो क्या अगेन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है। तारें आपस में फेस टू फेस की मिल जाती हैं, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड मिल जाती हैं, तीनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं, तीनों लाइनें मिलकर ग्राउंड हो जाती हैं, टावर से टकरा जाती हैं, सारे इंसुलेटर आपके टूट जाते हैं, तो हैवी अमाउंट ऑफ विंड के नतीजे में ये चीज़ें अगर हो जाती हैं। तो एक्सीडेंटल डैमेज that would be the cause of short circuit. Now moving towards the number 3, insulation failure resulting from lightning surges. बाज़ औक़ात इंसुलेटिंग फेलियर के नतीजे में लाइटनिंग सर्जेस भी कॉज हो जाते हैं। इंसुलेटिंग फेल कैसे होते हैं कि आपकी थंडर स्टॉर्म के नतीजे में जो है लाइटनिंग अकर हो जाती है, और लाइटनिंग स्ट्राइक करती है आपके कंडक्टर्स के ऊपर, और कंडक्टर्स के ऊपर जब आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो उससे होता यह है कि आपकी इंसुलेटिंग वीक हो जाती है, और तारें अगर आपस में मिलती हैं तो वो शॉर्ट सर्किट का बाइस बन सकती हैं। तो और इसके नतीजे में इसके अलावा भी अगर जो आपकी जो इंसुलेटर्स हैं उनके ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी अगर स्ट्राइक कर जाती है, जो कि ऑलरेडी ग्राउंड हो तो वो वहीं स्ट्राइक करेगी, लेकिन बाज़ वक़्त आपके ग्राउंड जो है वो पुराने हो जाते हैं, केबल ख़राब हो जाते हैं, जिन ग्राउंड पॉइंट के ज़रिए से टावर को ग्राउंड किया जाता है उसकी फाउंडेशंस वीक हो जाती हैं, या वो ग्राउंड का वायर केबल कट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज उससे हो सकते हैं, जो कि लाइटनिंग सर्जेस का बाइस बन सकते हैं, जो कि आप सर्जेस का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपके नेटवर्क में आ जाता है। फॉल्ट्स इन अ थ्री फेज सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फॉल्ट को क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहलाते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स को अगर हम पढ़ें तो that fault which gives rise to symmetrical fault currents, and an example equal fault current with 120 degree displacement, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक फेज दूसरे फेज के मुकाबले में 120 दर्जे के जाविया से मुख्तलिफ होता है। For example, if all the three conductors of three phase line and brought together simultaneously, आपस में तीनों के तीनों मिल जाएं, और शॉर्ट सर्किट कंडीशन उसके बाद फिर अगर हो जाती है। सिमेट्रिकल फॉल्ट जो आपके होते हैं उसमें होता ये है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में आपके तीनों तारें आपस में मिल जाती हैं, और सिमेट्रिकल फॉल्ट की एक कैटेगरी ये भी होती है कि तीनों तारें मिल के वो ग्राउंड हो जाती हैं, तो उससे गुजरने वाला जो करंट होता है वो रेड का करंट, येलो का करंट, और जो आपका इम्पिडेंस लाइन जो आपकी होती है उसकी गुजरते हुए ग्राउंड हो जाती है, और इस तरीके से आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर होता है, और इस फॉल्ट के नतीजे में आपका सिस्टम जो है वो इंटरप्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट हो जाती है, सॉरी। फॉल्ट इन दी पावर सिस्टम जो कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहलाते हैं, दोज फॉल्ट गिव राइज टू अनसिमेट्रिकल करंट, अनइक्वल लाइन करंट विच अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में टेक इन द फॉलोइड्स फॉर्म्स, जिसमें आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट होते हैं, और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। अच्छा, ये सेशन यहाँ पर इंटरप्ट होगा तो इसको दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे विद द सेम लिंक विच आई ऑलरेडी शेयर यू गाइस इन विया व्हाट्सएप। अब इसमें होता ये कि आपका एक फेज़ मिलके अगर ग्राउंड हो जाए तो ये आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है, दोनों फेज़ मिलके ग्राउंड हो जाए तो लाइन, दोनों फेज़ मिल जाए तो लाइन फॉल्ट कहलाता है अनसिमेट्रिकल में, और दोनों फेज़ मिलके अगर ग्राउंड हो जाए तो ये LLG